हम लोगों ने पिछला क्लास जो पढ़ा था वृत्ताकार ऊर्जा और शक्ति के बारे में, तो आज हम लोग वही हैं। बाकी आप लोग को पता है कि आजकल पूरी उड़ी का लगन का समय चल रहा है, तो कुछ लोग पूरी उड़ी के बारे में उसमें थोड़ा व्यस्त है, लगन के बारे में, ठीक है, लगन में व्यस्त है। तो हमने पहले भी कहा था कि हमें अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखनी है, धीरे धीरे ही सही लेकिन चलते रहना है, तो रुकना नहीं है, क्योंकि हमारा काम ही है चलते रहना। चाहे भले ही धीरे धीरे चलिए, कछुए की चाल चलिए, लेकिन चलते रहिए। तो हम लोग आज बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है और गुरुत्व बल क्या होता है, उसमें किसने खोजा था, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और आज इसके बारे में चर्चा करेंगे, डिस्क्रिप्टिव पूरी तरह से व्याख्या करेंगे, और अगले दिन हम इस पे जो एमसीक्यू क्वेश्चन को हल करेंगे। और हमने आपसे कहा था कि आप लोग जरूर हम बताएंगे, अपना एक सुझाव देंगे कि फीडबैक के रूप में कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं क्या वो इसे और बेहतर कैसे बनाया जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति से सीखना कुछ न कुछ सीखना पड़ता है, और आगे बढ़ने के लिए ऐसा चाहिए कि हमें सीखना भी चाहिए। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। और पानी तो बहुत ही जरूरी है, गर्मी का मौसम है, इसलिए पानी तो रखना पड़ना पड़ेगा, क्योंकि जल है तो जीवन है। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम बात करेंगे, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्या है गुरुत्वाकर्षण। चालू करते हैं। गुरुत्वाकर्षण न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, मतलब गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया वो किसने दिया, तो पहला यहीं से आ गया क्वेश्चन कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, यानी कि जो न्यूटन जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया वो न्यूटन ने दिया। ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार। अब गुरुत्वाकर्षण कहता है कि ब्रह्मांड में जितने सारे पदार्थ हैं, जितने सारे पिंड हैं, सभी के बीच एक बल लगता है। ब्रह्मांड में एक सिंपल तरीके से कहा जाए तो ब्रह्मांड में जितने सारे पदार्थ हैं, सभी के बीच कुछ न कुछ बल लगता है, थोड़ा बहुत जरूर बल लगता है। उसी बल के कारण पृथ्वी जो है अपनी ऑर्बिट में घूमती है, सूर्य अपनी कक्षा में घूमता है, चंद्रमा, जितने सारे ग्रह नक्षत्र हैं सभी अपने कक्षा में घूमते हैं, कोई इधर उधर नहीं जाता है। उसका कारण ही होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, अब परिभाषा पढ़िएगा तो कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो कितना लगता है, कितना लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल, तो वो कहता है कि दो पिंड के बीच, वैसे गुरुत्वाकर्षण बल तो किसी कहीं भी बल लगेगा तो दो वस्तु अनिवार्य है, एक जिस पे बल लगता है और दूसरा बल लगाने वाला। जैसे हम किसी पे बल लगाएंगे तो बल लगाएंगे, अगर इस पे हम हाथ पे बल लगा रहे हैं तो पहला हो गया कि हम बल लगा रहे हैं इसके द्वारा, और दूसरा इस पे बल लगा रहे हैं, यानी कि बल लगाने वाला भी चाहिए और जिसके द्वारा बल लग रहा है वो भी चाहिए। तो दोनों पिंडों के बीच अगर इसको दो पिंड माना जाए, इनके बीच कहता है कि गुरुत्वाकर्षण में कितना लगेगा, इनके द्रव्यमान के गुणनफल को कर दीजिए, उतना समानुपाती होता है, और इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर पिंड का अगर द्रव्यमान बढ़ाया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा, और दूरी बढ़ाया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल घट जाता है। तो भाषा यही कहता है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के समान, गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बड़ा जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। जो बड़ा जी होता है, अब यहाँ पे भी आप बड़ा जी कहने का मतलब कि यहाँ पे दो जी मिलेगा। अब वैसे भी आप अगर इंग्लिश जानते होंगे तो पता होगा कि लेटर दो तरह से लिखा जाता है, कैपिटल और स्मॉल। तो यहाँ बड़ा जी मिलेगा, एक छोटा जी मिलेगा। बड़ा जी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका
नियतांक का मतलब निश्चित होता है मान। इसका मान होता है 6.6734 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसका मान फिक्स होता है, कहीं भी जाएगा तो इतना ही रहेगा। और छोटा जी का मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जिसका मान हर जगह बदलते रहता है। छोटा जी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। छोटा जी वही होता है जो आप वेग और चाल में जब त्वरण पढ़िएगा ना, त्वरण और त्वरण को ये कहते हैं, तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण को जी कहते हैं। अब गुरुत्वीय त्वरण जी का मान भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। गुरुत्वीय त्वरण जो जी होता है यानी कि छोटा जी, तो जो छोटा जी का मान होता है वो हर जगह अलग होता है। मतलब ऐसा अगर देखा जाए तो पृथ्वी के सेंटर से ये भूमध्य रेखा इक्वेटर मतलब कि 0 डिग्री हुआ, तो यहाँ पे पृथ्वी पे चले जाइए तो जितने डिग्री के अनुसार आप बढ़ते जाएगा, जो आपका डिग्री का मान बढ़ेगा वैसे वैसे जी का मान बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर आप ध्रुव पे चले जाते हैं तो वहाँ पे डिग्री होता है 90 डिग्री हो जाता है, तो वहाँ पे जी का मान मैक्सिमम होता है। और इक्वेटर पे चले जाएंगे जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, पृथ्वी के बीचों बीच की रेखा, तो वहाँ पे मान जो होता है 0 हो जाता है। इसका मतलब कि वहाँ पे जो जी का मान होता है वो सबसे कम होता है और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, जहाँ पे वस्तु का भार 0 होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है और घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटता है। अब यहाँ पे करा है कि पृथ्वी का जो है वो घूर्णन गति अगर बढ़ा दिया जाए तो जी का मान तो क्या होगा, जी का मान घटता है, घट जाएगा। पृथ्वी का घूर्णन गति जो बढ़ा दिया जाए तो जी का मान घट जाता है। घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा, यानी घूर्णन गति अगर घटा दिया जाए तो जी का मान बढ़ जाता है। अब आइए देखते हैं लिफ्ट में व्यक्ति का भार। अब लिफ्ट में कौन कौन सी कंडीशन, अभी बताएंगे लिफ्ट में कौन कौन सी कंडीशन होती है। पहला कंडीशन है जब लिफ्ट त्वरणे से ऊपर जाती है तो व्यक्ति लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। मतलब कि ऐसे कहा जाए तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, मतलब मान लीजिए कि ये लिफ्ट है और इस पे ये व्यक्ति खड़ा है, अब ऐसे ऊपर जाइएगा तो आप ग्रेविटी के विपरीत काम कर रहे हैं। ग्रेविटी जो है क्या करेगी, पृथ्वी को वापस गिरती है और आप उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे इस वस्तु का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। आगे देखते हैं। दूसरा कंडीशन है जब लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे की ओर जाती है तो व्यक्ति का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। कारण कि आप उसी दिशा में जा रहे हैं जिस तरफ विद्युतीय बल लग रहा है। जैसे सिंपल है कि अगर आप साइकिल से कहीं जा रहे हो और आप अगर हवा के विपरीत दिशा में जाए तो आपको बल ज्यादा लगाना पड़ता है, वही आप हवा की दिशा में जाए तो आपको बल कम लगाना पड़ता है। वही कारण होता है कि अगर आप पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के विपरीत जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं मतलब कि पृथ्वी के गति के ये गुरुत्वीय बल के विपरीत जा रहे हैं, तो वहां पे वस्तु का भार बढ़ जाता है। और जब आप नीचे की ओर आते हैं तो गुरुत्वीय बल के दिशा में आते हैं तो वहां पे व्यक्ति का भार घटा हुआ महसूस होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से जा रही हो यानी त्वरण का मान 0 हो, जब लिफ्ट ऊपर या नीचे जाती है तो व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब ये जान लीजिए कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार तभी परिवर्तन होगा, हमने बताया कि जी का मान अलग अलग होता है, हर जगह छोटा जी का मान, और यही छोटा जी जो होता है ना वो वस्तु के भार पर परिवर्तन करता है। इसी कारण वस्तु का भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो जहाँ पे जी का मान ज्यादा होगा वस्तु का भार ज्यादा होगा, जी का मान कम होगा तो वस्तु का भार कम होगा। तो पहला कि हम जी के विपरीत जा रहे हैं तो वजन बढ़ेगा, जी के दिशा में आ रहे हैं तो वजन घटेगा। अगर यहाँ पे त्वरण 0 हो जाए जी का मान, यहाँ पे जी को गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे, तो अगर जी का मान 0 हो जाता है तो क्या होगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे समझिए कि पृथ्वी कोई बल लगाएगी ही नहीं,
इसका मतलब कि कहीं भी जाएगा तो उसका भार वही रहता है। यानी कि अगर एक समान वेग से लिफ्ट ऊपर नीचे जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए, वहां पे उसके भार में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब आगे कंडीशन है, जब लिफ्ट नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वस्तु मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरेगी और इसका भार शून्य हो जाएगा। अब ये कंडीशन है कि अगर वस्तु की डोरी, लिफ्ट की डोरी टूट गई, तो जब लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी तो वस्तु सीधे उसी हिसाब से गिरेगा जितना पृथ्वी पर का गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, वो उतने ही वेग से गिरेगा। और उस स्थिति में जी का मान दोनों बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जी का मान उतना ही है जितना कि लिफ्ट का, गुरुत्वीय त्वरण उतना ही है जितना लिफ्ट का, और दोनों का बराबर का मतलब कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। आगे का एक लास्ट कंडीशन है, जब लिफ्ट नीचे की ओर उतरते समय लिफ्ट का गुरुत्वीय त्वरण लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति जाकर लिफ्ट के छत से चिपक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंडीशन की कि रस्सी टूट गई तो वस्तु का भार शून्य हो जाता है। लेकिन एक और कंडीशन करा है कि यदि रस्सी तो टूटा हुआ है, लेकिन उस वस्तु का त्वरण, उस लिफ्ट का त्वरण यदि गुरुत्वीय त्वरण के अधिक हो जाए, यहाँ पे शून्य कब होगा? जब गुरुत्वीय त्वरण और लिफ्ट का त्वरण बराबर है तो शून्य होगा। अगर ज्यादा हो जाएगा तो घटा बड़ा प्रतीत होगा। लेकिन यहाँ पे जो लिफ्ट का त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण से कम हो जा रहा है, ये अधिक हो जा रहा है, अधिक होगा और तेजी से आएगा पृथ्वी ऊपर से और अधिक त्वरित होकर गिरेगा। उस समय जो है वस्तु जो है, मतलब ये लिफ्ट है और यहाँ पे ये छत है, तो व्यक्ति जो है इस छत के ऊपर टंगा हुआ प्रतीत होगा, मतलब अपना सत्ता जो है छोड़ देगा। उस स्थिति में, इस स्थिति में लिफ्ट का त्वरण जो है वह पृथ्वी के त्वरण से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि उसकी गति बहुत तेज हो जाएगी। आगे देखते हैं। लिफ्ट में व्यक्ति का भार कैसे समाप्त हो। उपग्रह के बारे में, अब उपग्रह जो सैटेलाइट होता है ये भी दो तरह के होते हैं। एक तो प्राकृतिक होता है, जैसे आप जानते हैं कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है, उसी को हम सैटेलाइट कहते हैं। उपग्रह को ही अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं। और दूसरा हो गया हम लोग जो लॉन्च करते हैं सैटेलाइट, जैसे आप लोग सुने होंगे कि चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ, ये क्या है? सैटेलाइट ही है। जितने जो हम लोग टेलीविजन देखते हैं, क्या है इसका कारण? क्या है? सैटेलाइट ही है। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और आप इसको देखेंगे, इसका मतलब ये भी जो सिस्टम चल रहा है सैटेलाइट के माध्यम से ही चल रहा है। इसको भी हम उपग्रह ही कहेंगे, लेकिन मानव द्वारा बना हुआ। तुल्यकारी उपग्रह या भू-अस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटे के बराबर होता है। मतलब भू-अस्थायी उपग्रह जो होता है उसका जो परिक्रमण काल होता है वो 24 घंटे, यानी पृथ्वी जितने समय घूमती है, पृथ्वी के ये इसको कहते हैं घूर्णन काल। मतलब एक दैनिक गति होती है, एक वार्षिक गति होती है। अपने अक्ष पे जो कर सकते हैं, इसको हम इंग्लिश में कर सकते हैं रोटेशन। तो पृथ्वी का जितना रोटेशन पीरियड है ना, जितना उतना ही वो उसका भी होता है। भू-अस्थायी उपग्रह का भी उतना ही होता है, 24 घंटे का होता है। अब देखिए, तुल्यकारी उपग्रहों का उपयोग, इसका उपयोग दूरदर्शन संकेतों का परिवर्तन करने, दूरदर्शन के कार्यक्रम को दूरदर्शन से तो टीवी पर दिखाया जाता है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि हम लोग अगर टेलीविजन को देखते हैं प्रोग्राम, तो उसका कारण है भू-अस्थायी, भू-स्थिर उपग्रह, भू-अस्थायी उपग्रह इसको कहते हैं। तुल्यकाली उपग्रह, या इसका दो नाम है, या तो तुल्यकाली उपग्रह कहेंगे या तो इसको भू-अस्थायी उपग्रह कहेंगे। इसी कारण हम घर बैठे टेलीविजन देख पाते हैं। इसका उपग्रह रेडियो प्रसारण एवं दूरसंचार के लिए भी किया जाता है। मतलब इसके माध्यम से रेडियो का भी प्रसारण किया जाता है। आप लोग रेडियो सुनते होंगे, अब तो खैर रेडियो नहीं चलता है, लेकिन पहले रेडियो ही चलता था, बहुत लोग रेडियो ही सुनते थे। तो रेडियो से जो प्रसारण किया जाता है वो इसी के माध्यम से हम तक पहुँचता है। और इसका उपयोग मौसम के भविष्यवाणी के लिए भी
कर किया सकते जाता हैं। है। मतलब मौसम में आज तूफान रहेगा, आज आंधी रहेगी, कल बारिश होता है, तो मौसम की भविष्यवाणी होती है अनुमानित। क्योंकि देखिए भविष्यवाणी जो है कोई अनुमानित ही कर सकता है, 100% किसी और नहीं होता है। तो जो भी भविष्यवाणी होती है कि कल बारिश होने वाली है या कल भूकंप आने वाला है, कभी कभी ऐसा भी सूचना मिलता है। तो जो भी हमें सूचना या जानकारी मिलती है, इसकी जानकारी भी हम भू अस्थायी उपग्रह के द्वारा ही ले सकते हैं। तुल्यकारी उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब ये जो सूचना हमें प्राप्त करता है, भेजता है तुल्यकारी उपग्रह, भू अस्थायी उपग्रह, जो हमारा मौसम कैसा रहेगा इसकी जानकारी, या टेलीविजन या रेडियो प्रसारण का जो हम जो भी सुनना चाहते हैं वो सुन लेते हैं। इसकी ऊंचाई जो होती है 36,000 किलोमीटर पृथ्वी से होती है। चलिए पलायन वेग के बारे में आप जानते हैं कि किसी वस्तु को ऊपर की ओर जितनी अधिक वेग से फेंकते हैं वह उतनी ही अधिक ऊंचाई तक ऊपर जाती है। यदि वेग को क्रमशः बढ़ाया जाए तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जब वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर अंतरिक्ष में चली जाएगी, पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। इसी वेग को पलायन वेग के नाम से जाना जाता है। देखिए पलायन वेग का, पलायन का मतलब क्या होता है? आप लोग अगल बगल सुनते हैं फलाना पलायन कर गई। पलायन कर गई का मतलब क्या है? वो भाग गया, अब आएगा नहीं, पलायन कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी का पलायन वेग, यानी पृथ्वी से अगर भागना हो, पृथ्वी पर हमको वापस नहीं आना, पृथ्वी पर, यहाँ नहीं, पृथ्वी पर ही नहीं, फलाने जगह पे नहीं। जैसे हम कोई कहता है कि फलाना गांव छोड़ के पलायन कर गई। पलायन कर गई का मतलब क्या होला? वो घरे ना आए, भाग गए, पैसा लेके भाग गए, कर्जा लेके भाग गए। 50 आदमी से कहला कि तारा के दो तो 1,000 रुपया दो, 1 लाख दो, 5-5 लाख दो, 50 लाख के करोड़ रुपये हो गए तो पलायन कर गए, मैंने भाग गए लेकर रफू चक्कर हो गए। तो पलायन का मतलब होता है कि वापस वो वस्तु वहां पे नहीं आए। तो पृथ्वी का पलायन यानी कि पृथ्वी पर वापस नहीं आना है, तो इसका वेग जो है थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको वेग बढ़ाने के लिए कारण क्या है? हमको इस पृथ्वी के ऑर्बिट से भागना है। आज गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इससे ज्यादा बल लगाएंगे तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि किसी वस्तु को हमें पृथ्वी पर वापस नहीं आने देना है। वैसे जानते हैं कि कोई भी वस्तु ऊपर फेंकेंगे, डिगेंगे तो वापस आएगी नहीं, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है ना, हर एक वस्तु की सीमा होती है। तो पृथ्वी पर हमें वापस नहीं लाना है, इस तरह से फेंकना है, तो उसका उसी तरह से फेंकना पड़ेगा। उसका वेग हो गया 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 किलोमीटर में कम से कम लगभग 11 किलोमीटर 200 मीटर जानी चाहिए, यानी इससे अधिक होगा तभी ये वस्तु जो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। इसी को हम कहते हैं पलायन वेग, जिस वेग से पृथ्वी वस्तु जो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा के जी का मान पृथ्वी के जी का मान का 1/6 गुना है, अर्थात चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। अब जी का मान का मतलब समझिए, यहाँ पे जी जो कह रहा है वो छोटा ही जी कहेगा, क्योंकि कभी भी ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि कभी भी किसी वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदल सकता है। जब बदलेगा तो भार ही बदलेगा, और भार बदलने का कारण क्या है? छोटा जी का मान है। तो चंद्रमा पर जी का मान जो होता है ना, वो पृथ्वी के जी का 1/6 है। तो जी का मान 1/6 है तो निश्चित है कि उसका भार जो होगा पृथ्वी के भार, पृथ्वी पर जो वस्तु रखी है उसका भार जो है वो चंद्रमा पर जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे कोई वस्तु अगर 60 kg का है तो चंद्रमा पे ले जाएंगे तो 1/6 यानी वो 10 kg का। अर्थात हम लोग अगर वहां जाए तो हम लोग का भार 1/6 हो जाएगा। अगर हम लोग का भार 600 kg है वहाँ पे 100 kg है। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है, जिसका परिक्रमण काल
88 दिन का होता है, जबकि सूर्य का दूरस्थ ग्रह वरुण, जिसे नेपच्यून कहते हैं, जिसका परिक्रमण काल 165 वर्ष का होता है। अब सूर्य कह सकते हैं कि सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, मुख्य केंद्र पर है। तो इसमें क्या होता है ना कि सूर्य के चारों ओर पर तो हम लोग जितने ग्रह हैं सभी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। 8 ग्रह हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इसमें क्या होता है कि जो सूर्य के, मान लीजिए कि ये सूर्य है तो ये मरकरी हो गया, सबसे नजदीक ग्रह मरकरी। इसको हिंदी में शायद बुध कहते हैं या कुछ कहते हैं, मरकरी है सबसे नजदीक। तो जो ये नियम कहता है कि जो जितना ग्रह सूर्य के नजदीक होगा ना उसका वेग उतना ही अधिक होता है। और ये तो पहला बात तो इसका जो कक्षा है वो कम होगा, क्योंकि नजदीक है तो इसकी वृत्ताकार परिधि जो है कम होगा, तो समय जल्दी परिक्रमण काल कम होगा क्योंकि जल्दी पूरा करेगा परिक्रमण काल। और दूसरा इसका वेग अधिक होता है, तो दोनों मिला जुला के इसका जो है क्या परिक्रमण काल कम कर दे रहा है। इसी कारण जो सूर्य के नजदीकी ग्रह होते हैं ना उनका परिक्रमण काल, सूर्य के चक्कर लगाने का जो समय होता है एक बार पूरा करने का समय, या उसको रिवॉल्यूशन कर सकते हैं, ये सबसे कम होता है सूर्य के नजदीकी ग्रह के पास। और सबसे ज्यादा कौन सा होगा, तो सबसे ज्यादा नेपच्यून का होता है, कारण कि इसका जो दूरी है वो पहले तो ज्यादा हो गया तो ज्यादा समय लेगा, और दूसरा इसकी गति जो है धीमी हो जाएगी, क्योंकि जितने ग्रह हैं उन सबका दूरी के आधार पर उनका वेग जो है घटता जाता है। तो सबसे दूर रहेगा उनका चार्ज जो है और वेग जो है वो और कम हो जाएगा, तो उनका समय जो है वो ज्यादा लगेगा। ग्रहों की गति संबंधित नियम को केपलर ने दिया था। अब ग्रह का गति का नियम किसने दिया, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पे ग्रह का गति का नियम से आया केपलर का नियम, यानी कि निश्चित है कि ग्रह की गति जो दिए थे वो केपलर दिए थे। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। अभी जितने अभी मैंने बताया कि जितने ग्रह हैं सभी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। इसको शायद रिवॉल्यूशन अब हिंदी में जो भी कहते हो, इंग्लिश में इसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। सूर्य के चारों चक्कर लगाना, सभी ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, और जो सूर्य के नजदीक होता है उसका वेग ज्यादा होता है, जो सूर्य से दूर होता है वो उसका वेग कम होता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, जिसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और जब वह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। सबका वेग निश्चित होता है, ऐसा नहीं कि सूर्य है मरकरी है तो कम बेसी चलेगा। इसका जो ही वेग कम होगा ना, सूर्य अपने में इतना, सूर्य में गुरुत्वाकर्षण है, और हमने ये भी बताया कि गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा, अगर दूरी घटाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा। तो यहाँ पे तो मरकरी तो सबसे नजदीक है, मरकरी सूर्य के, अगर इसका वेग जैसे ही कम हो गया ना तो सूर्य जो अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए इसका वेग, इसी कारण इसका वेग तेज होता है। और वेग नियत होता है, बदलता नहीं है, जब उसी वेग से वो घूमता रहेगा। हर एक ग्रह का एक कक्षा होता है वृत्ताकार, उसी वृत्ताकार कक्षा पे वो घूमते रहते हैं हर एक ग्रह। सूर्य के चारों ओर एक ग्रह चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। मतलब सूर्य के चारों ओर घूमना है, इसको कह सकते हैं रिवॉल्यूशन। और वस्तु अपने सेंटर पर घूमती है उसको रोटेशन कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूम जो ग्रह जितने समय में पूरा करते हैं उसको क्या कहते हैं, परिक्रमण काल। इसको हम परिक्रमण काल कहते हैं। और इसका मतलब हुआ यहाँ पे दो बात होता है, हम लोग लास्ट है, इसके बाद अगला दिन इस पर हम ऑब्जेक्टिव हम लोग चर्चा करेंगे। तो थोड़ा बहुत गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हम चर्चा करते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। तो ये पृथ्वी के लिए स्पेशल कहा जाए ना तो वो गुरुत्वीय बल होता है, गुरुत्व बल, जिसको ग्रेविटी कहते हैं। ब्रह्मांड के लिए भले ही गुरुत्वाकर्षण बल हो, लेकिन अगर स्पेशल किसी वस्तु का पृथ्वी से जोड़ा जाए वो गुरुत्वीय बल होता है, उसको गुरुत्व बल।
और ये घूमने का जो होता है कि सूर्य के चारों जो भी वस्तु चक्कर लगाएगी उसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। और जो अपने सेंटर पर घूमती है, जैसे क्या होता है कि मौसम बदलता है, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी का मौसम बदलता रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि कुछ दिन पहले ठंडा का मौसम था, तो सभी लोग कोट वूट पहन कर आ रहे थे, टोपी पहन रहे थे। अभी गर्मी का मौसम है तो हम लोग हाफ पहने हुए, आप शर्ट पहने हुए। तो इसका कारण क्या है कि पृथ्वी जो है सूर्य के इसका कारण होता है रिवॉल्यूशन यानी कि सूर्य के चारों घूमना। दूसरा होता है दिन, अभी रात है, कुछ समय बाद हम लोग सो जाएंगे, दिन हो जाएगा। ये इसका कारण रोटेशन होता है, पृथ्वी का रोटेशन मतलब अपने अक्ष के चारों ओर घूमना। और पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है लगभग 24 घंटे में पूरा कर लेती है। लेकिन जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसका समय होता है लगभग 365 दिन 6 घंटे कुछ सेकंड लगभग होता है। और यही कारण है कि लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, तो 4 वर्ष में जो अगला चौथा वर्ष होता है वो 366 दिन का होता है। तो अगर इसमें आपको कहीं भी डाउट हो दिखे और आपको ऐसा लगे कि आपको थोड़ा और अच्छे से बेहतर से कंटेंट देना चाहिए हम लोग को, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे कि हम लोग भी पढ़ें और वो चीज आपको भी दे सकें। तो आगे थोड़ा बहुत हम लोग चलिए अब लुसेंट का विविध पढ़ा जाए, जिसमें टॉपिक का नाम है विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा। विश्व का जो भी बड़ा, लंबा, छोटा होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चाहिए सुनिए। अगर जरूर नहीं कि सब चीज सबको आता ही है, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कि हमें याद नहीं बता पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक वस्तु सबको याद हो। हाँ, नहीं याद है तो उसको हमें सीखना है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं किस लिए? सीखने। अगर सबको सब कुछ आ ही जाए तो फिर किताब पढ़ने की आवश्यकता ही क्या रह जाएगी, वो तो परिपूर्ण हो जाएगा। और एक बात आप लोग भी जानते हैं कि जब कोई भी मशीन, जब मशीन 100% काम नहीं कर सकती तो हम लोग भी तो मशीन ही है, तो हम लोग 100% कैसे पढ़ सकते हैं? हम लोग कैसे कोई काम कर सकते हैं 100%? इसका हाँ, ये अलग बात है कि हम लोग कोशिश करते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे। ये नहीं कि कोई ये कह दे कि हमें बहुत सब कुछ आ रहा है, ऐसा नहीं है। सब कुछ किसी को नहीं आता है, सब कुछ परिपूर्ण हो ही नहीं सकता। ज्ञान इतना आता है ना कि इस पे कोई पूरी तरह से उसको जानकारी नहीं दे सकता। ज्ञान आता है, हम लोग जानते हैं कि बहुत जान रहे हैं, लेकिन ये जो है ना, हम जितना जानते हैं वो एक समुद्र का एक बूंद है, बस उतना ही जानते हैं। क्योंकि बैंक जो होता है ना, कुएं में रहता है तो लगता है कि बस दुनिया इतना ही बड़ा, लेकिन जब बड़ा रहता है तो पता चलता है कि दुनिया तो इससे भी बड़ी है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि याद करें, और नहीं तो हम लोग किताब से ही देख के बताएंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। उसको रिवीजन भले ही करेंगे, देखकर ही पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। सबसे बड़ा महाद्वीप। अब सबसे बड़ा महाद्वीप, अब यहाँ से 2 क्वेश्चन आएगा। कहीं से भी मैक्सिमम आप क्वेश्चन लेते हैं ना हम लोग, तो वहां से 2 क्वेश्चन निकलता है। अधिकतर हर में तो नहीं कर सकता है। और यहाँ से 2 क्वेश्चन की सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ये भी तो आ सकता है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो गया? एशिया हो गया। सबसे छोटा महाद्वीप। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, सबसे छोटा महाद्वीप। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होगा? ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सबसे बड़ा जो है, एक बार थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया, और सबसे छोटा जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सबसे बड़ा महासागर ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर। मतलब कहा जाए कि सबसे बड़ा, और ऐसे इसको 2 लाइन में न कहकर हम एक ही लाइन में कर देते हैं कि सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है, वो प्रशांत महासागर। अब इसको आप कहेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे गहरा कौन सा है, उससे अच्छा है कि दोनों को हम एक में मिला कर कर दें, ताकि एक बार में आसानी से याद हो जाए कि सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर।
सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? अब देखिए सबसे बड़ा में भी हमें बताया कि हर जगह 2 क्वेश्चन आता है, तो सबसे बड़ा नगर कर रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से जगह लंदन, ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ पे विश्व में करा है, ध्यान रखना है कि ये चीज विश्व में करा है, भारत में करा है। तो ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि जो नगर है वो लंदन में, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन। लंदन देश का नाम है और शहर का नाम ग्रेट ब्रिटेन है। विश्व में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो अभी आप लोग जानते होंगे कि अभी जो लड़ाई चल रहा है देशों लगभग 60-65 दिनों से एक तो आप जान रहे होंगे कि छोटा है, तो दूसरा जान ही गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है कि रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। रूस सबसे बड़ा जो है देश वो रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसका क्षेत्रफल देखिएगा तो लगभग 190 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर ऐसी कुछ है, 190 के आसपास है। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सबसे छोटा देश कौन? सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस हो गया। यानी कि सबसे छोटा अगर देश कहा जाए तो ये शायद वेटिकन सिटी। सबसे बड़ा रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये भी ध्यान रखना है, ये जनसंख्या की दृष्टि से नहीं कर रहा है। वहाँ पे ये भी आता है कि जनसंख्या दृष्टि से कौन सा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि क्षेत्रफल यानी एरिया, यानी इसका भूमि विस्तार, भूमि का विस्तार सबसे ज्यादा किस देश का है? तो वह रसिया का, रूस का, और सबसे कम जो है वेटिकन सिटी का है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश विश्व में कौन है? यहाँ पे आगे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा था, ये हो गया जनसंख्या की दृष्टि से। तो जब लगता है कि जनसंख्या की दृष्टि से कहा जाए तो चीन, जो चीन है इसी का यहीं पे जनसंख्या ज्यादा है। सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक जो निर्वाचन संख्या होती है, निर्वाचन का मतलब जहाँ पे युवा मतदान करते हैं उसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है भारत। यहीं पे ज्यादा लोग मतदान करते हैं। निर्वाचन का मतलब क्या हुआ? मतदान, मत का दान करना है, और मत का दान करना तो हमारा अधिकार है। हाँ, लेकिन आपसे ये कहेंगे कि आप जब भी मत देने जाइए तो अपना एक ही अधिकार है, हमारा अधिकार एक ही मत देने का। बहुत लोग कहते हैं कि हम 4 दे दिए, 5 दे दिए, गलत बात है। आपको मत देने का अधिकार एक ही दिया गया है। हाँ, मैं ये भी नहीं कहूँगा आप मत दीजिए, आपको अधिकार है देने का। और सभी अगर सोच ले कि हम मत देने से क्या होगा, तो ऐसा नहीं होगा। सब लोग अगर ये सोचे कि हमारे देने से हमारे देश का विकास हो जाएगा, तो ये एक नई सोच होगी, अच्छी सोच होगी। सब लोग का अधिकार है मत देने का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश। अब यहाँ पे आ गया कि जनसंख्या सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? तो रूस की है, ये चीन की है। अब यहाँ कह रहे हैं कि घनत्व यानी कि एरिया कम है और व्यक्ति ज्यादा है। घनत्व बराबर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। यहाँ पे होगा कि व्यक्ति बटा क्षेत्रफल। व्यक्ति मतलब कितना व्यक्ति है एरिया में, कितने एरिया में कितने व्यक्ति है, इसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। यानी एरिया कम होगा और व्यक्ति ज्यादा हो जाएंगे तो उसके घनत्व ज्यादा हो जाएगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है सिंगापुर। यानी कि सिंगापुर में जगह कम है और लोगों की संख्या ज्यादा है, तो इसी कारण विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है वो सिंगापुर। सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा मतलब है? ऐसा कौन सा नगर है जहाँ पे लोग सबसे ज्यादा हैं? टोक्यो जापान। सर्वाधिक आबादी वाला नगर टोक्यो जापान है। जापान की राजधानी टोक्यो है, जहाँ से ये क्वेश्चन भी याद हो गया। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो महानगर है वो टोक्यो है। सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी है। सबसे कम जनसंख्या वाला देश भी है वेटिकन सिटी, और नगर भी है वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? जिस देश की सीमा सबसे लंबी कनाडा होगी
कनाडा, मतलब कनाडा का जो सीमा है वो सबसे ज्यादा लंबा है। सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर। सबसे ज्यादा बड़ा जो सीमा है वो कनाडा की हो गई, और सबसे कम सीमा जो है वो जिब्राल्टर की। सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? मतलब किस देश का सीमा दूसरे देश से अधिक लगता है? वो चीन है। चीन है। 14 देशों के साथ सीमा का ये साझा करता है। मतलब जो चीन है वो अन्य 14 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अन्य 14 देशों के साथ उसकी सीमा लगती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहते हैं ग्रीनलैंड हो गया। द्वीप क्या होता है? जो पानी के ऊपर बीच में होता है, वही चारों से घिरा होता है, उसको कहते हैं द्वीप कहते हैं। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है विश्व में? अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रायद्वीप के बारे में अभी हमने पढ़ा, द्वीप के बारे में। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, और यहाँ बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। प्रायद्वीप अलग होता है, द्वीप अलग होता है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप और सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है विश्व में? इंडोनेशिया। समूह, द्वीपों का समूह सबसे बड़ा कौन सा है? वो इंडोनेशिया। सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह कौन सा है विश्व में? सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह कौन सा है? कौन सा है? माजुली ब्रह्मपुत्र नदी जो असम में है, वही है सबसे बड़ा नदी द्वीप। चलिए आपका विविध का प्रश्न समाप्त हो गया। मतलब हम लोग थोड़ा थोड़ा डेली करके रिवीजन करके डेली पढ़ते रहना है, पढ़ते हैं डेली पढ़ते हैं। और जब तुम लोग करेंगे चर्चा करेंगे, अब करेंट के बारे में चर्चा है करेंगे। वर्तमान में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? जो उपाध्यक्ष बने, अध्यक्ष तो आप जानते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कोई भी हो, नीति आयोग का अध्यक्ष वही होता है। और सीईओ कहा जाए तो बहुत दिनों से अमिताभ कांत। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं सुमन के बेदी। सुमन के बेदी। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने सुमन के बेदी। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत, जो बहुत दिनों से है। सीईओ अमिताभ कांत। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? अब विदेश मंत्री होते हैं, विदेश सचिव होते हैं। विदेश मंत्री तो आप लोग जान ही गए होंगे, बहुत आजकल चर्चा में रह रहे हैं। एस जयशंकर, जो हर एक देश के जो से वार्तालाप उनकी हो रही है आजकल, और बहुत सारे लोग भारत में घूमने भी आ रहे हैं। घूमने नहीं, मतलब अपना कोई कार्यक्रम ही मिलने जो भी है, घूमने तो आएंगे नहीं, कुछ न कुछ कारण ही से कोई जाता है। भारत के नए विदेश सचिव बने हैं विनय मोहन कवात्रा। भारत के नए विदेश सचिव बने हैं विनय मोहन कवात्रा। विनय मोहन कवात्रा भारत के नए सचिव, विदेश सचिव। ये आगे का क्वेश्चन सुनिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निर्देशक कौन बने हैं? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निर्देशक कौन बने हैं? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर, यानी कि अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के जो नए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान के जो नए निदेशक बने हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। उन्नी कृष्णन नायर। चलिए आगे का क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? जो आप लोग का नाम सुनने के होंगे, उसमें ही लोग कहता है भारत के टुकड़े होंगे, मतलब जहाँ रहना है बस वहीं का, जिस खाने में खाइए जिस थाली में उसी को छेद कर दीजिए। इसके अब भी अब एक यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, यहाँ के नए कुलपति कौन बने जेएनयू विश्वविद्यालय के नए महिला कुलपति कौन बनी है? पहली महिला कुलपति। हाँ, जेएनयू के शांति श्री धूलीपुड़ी। शांति श्री धूलीपुड़ी, इनका नाम बोले शांति,
उस कॉलेज में यूनिवर्सिटी में शांति हो या ना हो, अलग बात है, इनका नाम शांति है। शांति श्री धुल्लीपुड़ी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन फिर सुनिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है डेविड एटेनबरो। डेविड एटेनबरो को पर्यावरण के बारे में। और एक क्वेश्चन आप लोग भी जान लीजिए कि विश्व का शांति नोबेल पुरस्कार अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है। वो शायद हाल ही का न्यूज है, कल या परसों का है। विश्व का जो नोबेल पुरस्कार जो है, आप लोग जानते हैं कि 6-7 क्षेत्र में दिया जाता है। भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शिक्षा, शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र, इसी के बारे में दिया जाता है। और एक क्षेत्र में अधिकतम 3 ही व्यक्ति को दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। और इस पुरस्कार में लगभग एक व्यक्ति को लगभग 5 से 6 करोड़ रुपया लगभग दिया जाता है। तो उसी में ये नोबेल शांति पुरस्कार मिला है हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को। और किस लिए दिया जा गया है? तो 2020 के जो कोरोना काल था, उसमें इन्होंने बहुत सारे लोगों को मुफ्त में भोजन दिया, इसी कारण इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अब यहाँ से आ गया कि भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए। अब इसमें 56वां पुरस्कार किसको मिला? नीलमणि फुकन को मिला। नीलमणि फुकन को मिला 56वां साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? नरेश कुमार बने दिल्ली के मुख्य सचिव। एक जीके का क्वेश्चन है, देख लीजिए। हाँ। दिल्ली की स्थापना किसने की थी? दिल्ली की स्थापना किसने की थी? लगभग हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजी के भी आ सकता है। अनंगपाल जो तोमर वंश का शासक था। दिल्ली की स्थापना किसने की थी? अनंगपाल जो तोमर वंश का शासक। अब अनंगपाल किस वंश का शासक था? तो तोमर वंश का शासक था। या कह सकते हैं कि किस वंश के शासक ने दिल्ली की स्थापना की? तो तोमर वंश का। कौन? तो अनंगपाल। केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए भारत की पहली समुद्री शैवाल पार्क कहाँ खोला है? ये तमिलनाडु राज्य में। मछुआरों का जो इनका कुछ रोजगार बढ़े, इनके लिए तमिलनाडु में एक व्यवस्था की गई। तो आज का हम लोग का इतना ही रहेगा, और फिर हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे। और करेक्ट हम लोग को हमने बोला था कि करेंट जो है डेली आप एक बार सुन लीजिए, याद मत कीजिए। करंट आप याद करेंगे तो याद करते करते थक जाएगा ना, फिर भी याद नहीं होगा। क्योंकि करंट आज कुछ याद नहीं दिया। आज याद कीजिएगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपी के फलाने हैं, और कल ही बदल जाएंगे। आज याद कीजिएगा कि बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है, कुछ दिन के बाद पता चलेगा दूसरा राज्यपाल है। तो इसको रटना नहीं है, बस एक बार रोज देखते रहना। 10 करंट अफेयर अगर आप रोज भी देखते हैं तो कम नहीं होता, बस उसको रिवीजन भी पीछे से करते रहना। और आप लोग का सुझाव हमें स्वागत है, आप लोग सुझाव का देंगे जरूर कि इसमें और क्या क्या सुधार करना चाहिए, या इसमें और क्या शामिल करना चाहिए, जिससे हम लोग की पढ़ाई बेहतर हो और आप लोग का भी और बेहतर से बेहतर हो सके। क्योंकि हम लोग का उद्देश्य है कि हम लोग अपनी पढ़ाई भी कर सके और बेहतर से बेहतर, और जो लोग कोचिंग नहीं क्लिक कर पाते वो भी बेहतर से बेहतर पढ़ सके। तो इसके लिए हम लोग ये व्यवस्था की। हम लोग रात में क्विज करेंगे, हम लोग खुद से डिस्कस करेंगे और आप तक भी पहुंचाएंगे, जिससे कि आपके पास भी मटेरियल पहुंच सके, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये हमें जरूर बताइएगा। और फिर अगला दिन हम इस पे गुरुत्वाकर्षण जो हमने अभी आज सब्जेक्टिव पढ़ा ना डिस्क्रिप्टिव के बारे में, इसके बारे में MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अगले दिन देखेंगे। अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटा हो तो वहाँ से आ जाएगा। और इसे करंट अफेयर भी हम डेली पढ़ते ही रहेंगे और विषय का जो विविध है भी चलता रहेगा। तो आज का इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे आपसे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अब क्या करना है, अगर अच्छा लगे तो खुद ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर दीजिएगा। हाँ, अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा, इसमें सुधार क्या करना चाहिए। इसके लिए आप स्वतंत्र, आप हमें जरूर दीजिएगा और आपके विचार को सुनेंगे और मानेंगे भी। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया और हमने देखा ही नहीं, हम उस पर अमल भी करेंगे। तो आज का हमारा इतना रहेगा, फिर मिलेंगे अगले दिन क्विज में इसी तरह और हम डेली मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।